है चैप्टर फर्स्ट साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? तो क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें परिवर्तन होता है, चेंज इन स्टेट में, उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, चेंज इन कलर में चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इन्वॉल्व प्रोसेस है। जो कुछ होते हैं, स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है और गैस का एवोल्यूशन होता है। अब वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम दो तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन के द्वारा और एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा। वर्ड इक्वेशन से कैसे? जैसे जिंक ZiNC लिखा और सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है कि जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट को हिंदी में हम अभिकारक कहेंगे। और प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है। तो ये तो थी वर्ड इक्वेशन। अब दूसरी जो इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए जिंक को हम क्या लिख सकते हैं? Zn एलिमेंट से शो करेंगे, Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। अब यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने गिव्स टू जो है नीचे लिख दिया है, ZnSO4 प्लस में H2। ये क्या है? राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ जाती ये रिएक्शन इधर होती तो स्पेस ना होने की वजह से मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये जो है राइट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट पता चल गया, जो उस अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो उस समय उस पदार्थ का जो भी पदार्थ निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण में हम किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया, हम उसको रासायनिक समीकरण से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। It involves uses of symbol of element or chemical formula of reactant and product with mention of physical state। तो जब हम कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं फॉर्मूले से लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे रिएक्टेंट का लिखा है यहाँ पर जो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट, तो हम उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। फिजिकल स्टेट वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस, ये हम उसमें मेंशन करते हैं। द नेसेसरी कंडीशन सच एज अ टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी नेसेसरी कंडीशन होगी, मतलब उसमें कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट जो भी होंगी उसको हम क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो एरो पर लिखा जाएगा, चाहे हम उसे ऊपर लिखें या चाहे नीचे। जैसे हम क्लोरोफिल वाली प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पर हम सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लिखते हैं, तो वो हम जो है एरो के ऊपर लिखते हैं। तो इस तरीके से जो नेसेसरी कंडीशन है वो लिखना ज़रूरी है।
अब जो हमारा जो बैलेंसिंग होती है वो किस लॉ पे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास ना तो बनता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के होते हैं, जो भी तत्व में नंबर ऑफ एटम होते हैं वो दोनों तरफ सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी जो है वो सेम हमारे जो है नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। अब आगे है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में जानते हैं कि हम किस तरीके से इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जैसे हमें दिया हुआ है कि Fe + H2O गिव्स टू Fe3O4 + H2। तो हमें सबसे पहले हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें क्या करना है? इसके चारों तरफ जो है हमें क्या बनाने हैं? बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये हमने बॉक्स बना दिए। हाँ, एक बात और ज़रूर याद रखिएगा, मैंने इसे रेड से लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। आपको बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे जो बॉक्स मैंने लगा दिए उसके बाद आप बॉक्स बना दीजिएगा, उसके बाद आप जो अंदर है यहाँ अंदर कुछ नहीं लिख सकते, हाँ उसके बाहर आप ज़रूर कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब स्टेप सेकेंड क्या होता है? काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है कि जो भी एटम नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं हर एक एलिमेंट के बोथ साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, या मैं बोलूँ रिएक्टेंट की तरफ भी आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम, और प्रोडक्ट की तरफ भी। अभी जो है एलिमेंट हम यहाँ चेक करेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो स्टेप सेकेंड में हमने क्या किया है? एलिमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर आयरन है, अब देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड। तो ये वाला रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड में देखेंगे कितने एटम हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड। अब देखेंगे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं एटम है। आयरन में देखिए, आयरन में कितने हैं? 1 है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा। हाइड्रोजन में देखिए कितने हैं नंबर ऑफ एटम? 2 है, तो यहाँ 2 लिखा। ऑक्सीजन में देखिए कितने हैं? ऑक्सीजन में भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो देखिए यहाँ पे आयरन के पास कितने हैं? 3 है नंबर ऑफ एटम है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। हाइड्रोजन में देखिएगा, हाइड्रोजन में कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में 4, तो यहाँ हमने 4 लिखा। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है जो अनबैलेंस है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ एटम दोनों की, हाइड्रोजन का सेम है लेकिन आयरन का और ऑक्सीजन का अलग है। तो हम क्या करेंगे? मैंने ऑक्सीजन को, यहाँ 4 है यहाँ पे 1 था, तो इसको 4 करने के लिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इक्वेशन को 4 से तो क्या आएगा? स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? इक्वलाइज करेंगे द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। तो देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो है यहाँ पर 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बाहर 4 से करना पड़ेगा, और ये कहाँ पर है? रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने देखिए रिएक्टेंट साइड में 4 जो है वो आगे लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिख सकते। तो ऑक्सीजन यहाँ पर था तो मैंने उसके आगे 4 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, अब दोबारा चेक करते हैं कि एलिमेंट जो थे वो सामने मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आयरन था, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आयरन कितने हैं नंबर ऑफ एटम? 1 है। हाइड्रोजन में देखिए 2 4 जा 8। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में है 4। अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखिए आयरन कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2। अब देखो ये वाला तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पर
क्या करेंगे, आयरन को, ये 3 है, इसको 3 करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 3 आ गया प्लस 4H2O और सब वो एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे रिएक्शन को। अब फिर दोबारा से बैलेंस करते हैं। देखिए आयरन कितने हो गए, 3 हो गए, हाइड्रोजन कितना है, 2 4 ज़ा 8, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, और Fe यहाँ पर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में 3, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2, ये 8 है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 8 बन जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो यार 2 को 4 से किया है और किसको किया, प्रोडक्ट साइड में, तो देखिए H को किससे करना है, 4 से, तो H के आगे मैंने 4 लगा दिया। तो अब ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अब हमें सबसे लास्ट में क्या करना है, फिजिकल स्टेट लिखनी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो देखिए फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, आयरन जो हो जाएगा वो सॉलिड स्टेट में, वाटर जो हो जाएगा वो गैस स्टेट में, और यहाँ पे Fe3O4 है तो ये सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये गैसेस फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर जो है इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी पड़ेगी रिएक्टेंट के स्टेप 4 में। सॉलिड स्टेट को S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट को L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस स्टेट को G से, और एक्वस स्टेट को AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप 5, राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। और वही बात कि आपको जो नेसेसरी कंडीशन है टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट जो है वो आपको एरो के ऊपर या नीचे लिखना पड़ेगा। अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो सब लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा। अब हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से, कि कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन मतलब होता है जब मिलकर बनाया जाता है ना, मिलकर जब एक चीज़ बनती है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो क्या है कॉम्बिनेशन, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकर्मक मिलकर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे C, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड वाला, जो राइट सीधे हाथ वाला होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, और जो हमारा उल्टे हाथ है लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो जब 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है, जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ साथ हीट रिलीज़ होती है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बार बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है, पेपरों में आता है काफ़ी बार, कि रेस्पिरेशन क्या है, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए एक्सोथर्मिक की रिएक्शन क्या होती है, C6H12O6 प्लस 6O2 gives to 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट बनते समय हीट रिलीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, तो सेकेंड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच a compound is split into 2 or more simple substance is called decomposition reaction। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो होता है वो टूटता है
दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हो सकता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब कोई डिकम्पोजिशन, जब आप कोई रिएक्शन जो हो रही है वो स्प्लिट हो रही है किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, तो उस डिकम्पोजिशन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे FeSO4, FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट। जब आप उसको हीट करेंगे, देखो अभी जब पीछे लिखा हुआ था कि नेसेसरी कंडीशन लिखना ज़रूरी है, चाहे वो हीट हो चाहे टेम्परेचर हो, तो बस यही एरो पर लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ हीट लिखा क्योंकि हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो यहाँ पर जो है FeSO4, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हमें जो है वो मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए जो सिंगल FeSO4 जो है वो कंपाउंड टूट कर जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए यहाँ फेरस सल्फेट जो था वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का था। जब वो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का। ये था थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट कैरिड आउट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2H2O वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है तो 2H2 प्लस O2, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब डिकम्पोजिशन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे Ag2AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, 2Ag प्लस Cl2, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम करेंगे थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी आपको दो रिएक्शन समझ में आ गई होंगी अभी जो हमने पढ़ी हैं। हमने दो रिएक्शन जो पढ़ी, अभी एक पढ़ा कॉम्बिनेशन और एक डिकम्पोजिशन। अब हम आएंगे थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from its salt solution। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव जो तत्व होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिएगा Fe प्लस CuSO4 गिव्स टू FeSO4 प्लस में Cu। तो यहाँ पे आयरन जो है, आयरन और कॉपर सल्फेट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर। तो देखो यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे आयरन जो है वो सल्फेट को अपने साथ ले गया और कॉपर जो है वहाँ अकेले रह जाएगा, तो इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें क्या है, Fe जो है वो SO4 को ले गया और Cu बेचारा अकेला रह गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हिंदी में हम द्विविस्थापन कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच जब आयन का एक्सचेंज होता है तब बनते हैं। जब Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे
Na जो है सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे BaSO4 के साथ, तो एक बार ये डिस्प्लेस हुआ है, दूसरी बार ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए Na जो है वो Cl के साथ चला गया, NaCl बन गया, और Ba क्या है, SO4 के साथ। तो यहाँ जो है इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयन का बिटवीन टू कंपाउंड, दोनों कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा वाइट प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 का, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। BaSO4 बना, तो BaSO4 जो वाइट PPT बनेगा वो किसकी वजह से बनता है, BaSO4 की वजह से बनेगा इस प्रोसेस में, तो इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक बात और याद रखिएगा कि सभी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में बोलते हैं उपचयन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, हाश्र होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी रिएक्शन है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना कौन सी रिएक्शन है ये, यहाँ दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल बना रहे हैं, तो बताएं कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। अच्छा देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो यहाँ पे ये कार्बन सिंगल था, वहाँ जाके देखिए कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, जब पदार्थ में क्या होगा, जब पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन मीन, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट जो है एक बार तो ऑक्सीडाइज हो एंड अदर गेट रिड्यूस, एक बार क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरी बार क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, मतलब दोनों ही एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ हो रही हो, वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, या हम उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो अभी हमने कंप्लीट किए। हमने 5 तरीके के टाइप ऑफ रिएक्शंस देखे, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, और अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, acid etc. for some time a layer of hydrogen oxide is formed which weaken the metals and hence metal is said to be a corroded। क्या होता है, इसको हम हिंदी में संक्षारण कहते हैं या जंग लगना, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं। तो जब किसी भी धातु में या किसी भी धातु में, मेटल में जो होता है वो आर्द्रता की वजह से या हवा की वजह से या अम्ल की वजह से जो है जब संपर्क में आते हैं तो उसके ऊपर जो एक परत जम जाती है, एक परत जो होती है वो किसकी, हाइड्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म हो जाती है, जो उस मेटल को, उस धातु को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो हम कहते हैं कि जो मेटल है वो क्या हो गया है, कोरोडेड हो चुका है। उसको जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर,
अभी जब सिल्वर पे जब जंग लगता है, कोरेटेड होता है, तो ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल है कोरिजन की। कोरिजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आप उसमें जिंक की परत कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा कर सकते हैं, और आप उसको पेंट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके। Rancidity. The oxidation of fat and oils when exposed to air is known as rancidity. Rancidity मतलब क्या होता है, जब क्या होता है फैट और जब ऑयल एयर के संपर्क में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, रेनिसिडिटी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब कोई भी फैट और ऑयल क्या होते हैं कि रेनिसिडिटी हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो वहाँ पर आपका आंसर होना था ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब भी फैट और ऑयल जो है एयर के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेनिसिडिटी हो जाती है, और इससे जो भी चीज़ होती है ना, उसमें बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और उसका फूड का टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम रेनिसिडिटी को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं या उसकी रोकथाम कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करके। सेकेंड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे उसमें हम फूड को जो है एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि उनमें बैड टेस्ट ना आए या बैड स्मेल ना आए। अब थर्ड पॉइंट कि रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या उसमें हम कौन सी गैस भर दें, नाइट्रोजन, या रिफ्रिजरेशन कर लें, या हम उसको रिफ्रिजरेशन कर लें, फ्रीज में रख दें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर